राजस्थान के 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले 435 गांवों में मुख्यतया सहरिया जनजाति का निवास है। राजस्थान में सहरियाओं के मुख्य गढ़ कोटा व उसके निकट 12 किशनगंज व शाहबाद हैं। कोटा से खेतों, नदी नालों और पथरीली भूमि के मध्य से होती हुई एक पतली सड़क शाहबाद तक जाती है, जहां के करीब 236 गांवों में, जो शाहबाद के आसपास 40 किलोमीटर के इलाके में फैले हैं, सहरियाओं का निवास है। सहरिया जाति कई सौ वर्षों पूर्व हमारी ही तरह एक सामान्य जाति थी, जो शाहबाद के आसपास बसी थी। औरंगजेब के समय मुगलों ने इनके इलाकों पर अपना शासन स्थापित कर इन्हें जंगलों की तरफ खदेड़ दिया और इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। पहले मुगल, फिर पेशवा, बाद में साहूकारों के शोषण की शिकार यह जाति जंगलों में बसने की वजह से सहरिया के नाम से पहचानी जाने लगी। कुछ दूर दराज के गांवों में ये जाति अब भी जंगलों में निवास करती है। सहरिया जाति के लोग समूहों में रहते हैं, जिन्हें सहराना कहा जाता है। सहरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि व जंगलों से जड़ी बूटी, शहद व लकड़ी एकत्रित करना था। आप हमें ये जानकारी दीजिए कि शाहबाद तहसील के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? 12 जिले की शाहबाद तहसील, जो कि टोटल 1,46,000 हेक्टेयर में फैली हुई है, इसमें 236 टोटल गांव हैं। 236 गांवों में से 160 गांव आबाद हैं और 70 गांव गैर आबाद हैं। शाहबाद तहसील की कुल जनसंख्या 1,08,000 के करीब है। इसमें 40% जनसंख्या सहरियाओं की है। इस तहसील के अंतर्गत आने वाले लगभग 50 गांवों में मुख्यतः सहरियाओं का निवास है। सहरियाओं के इन सभी गांवों में सहरिया परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकास कार्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। शुभखरा, डूंडावर, खुशालपुर, हरिपुरा, चौराखाड़ी, सूखा सेबी, नया गांव, भेंटा आदि विभिन्न गांवों में स्कूलों की व्यवस्था की गई है। सिंचाई हेतु कुएं खुदवाए गए हैं तथा पंपिंग सेट लगाए गए हैं। मुर्गी पालन व पशुपालन जैसे छोटे व्यवसायों की व्यवस्था कर सहरियाओं को इन व्यवसायों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये सभी नया गांव की सहरिया महिलाएं हैं, जो गर्मी के महीने में जंगलों से तेंदू के पत्ते तोड़कर लाती हैं और इन पत्तों की गड्डियां बनाकर प्रतिदिन यहाँ के ठेकेदारों को बेचकर करीब 40 या 50 रुपए तक आय प्राप्त करती हैं। इन तेंदू के पत्तों से बीड़ियां बनाई जाती हैं। ये इन महिलाओं का मौसमी व्यवसाय है। स्वभाव से शांतिप्रिय ये जाति बहुत ही संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करती है। भीख मांगना या किसी के आगे हाथ फैलाना इनके लिए नामुमकिन है। ना ही ये चोरी व लूटपाट करते हैं। ऐसा प्रायः देखा जा सकता है कि ये एक ही समय खाना खाते हैं, दूसरे वक्त के भोजन के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। सहरियाओं की वेशभूषा में मुख्य रूप से 2 वस्त्र नजर आते हैं, एक कमर पर और दूसरा ऊपर का शरीर ढकने के लिए होता है। जंगलों, नदी के किनारों व घाटियों में बसी ये सहरिया जनजाति उन्नतिशील गांवों व शहरों से दूर अपनी जिंदगी एक अलग तरीके से बिता रही है, जिन्हें शायद बाहर की दुनिया देखने की न तो चाहत है, न ही कोई ललक। इन्हें न तो भविष्य की चिंता है और न ही भूत का पश्चाताप। चिंता है तो सिर्फ वर्तमान में रोटी की। यह है सहरिया जनजाति का एक रूप, जो अभी तक अपेक्षित प्रगति की राह देख रहा है, परंतु ऐसा कतई नहीं कि हमारे देश की सरकार को या समाज को इनकी चिंता नहीं है और हमने इन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। यहाँ पे क्या काम करती हैं? रसोई बनाती हूँ। रसोई किस लिए बनाती हैं? बच्चों को। बच्चे यहाँ पे क्यों आते हैं? पढ़ने आते हैं। और सरकार की कोई स्कीम के बारे में पता है आपको? सरकार क्या कर रही है आपके लिए? अच्छा कर रही है।
और क्या क्या चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से जी चाहती हैं स्कूल बनना चाहिए और बच्चों की और व्यवस्था होनी चाहिए और बच्चे जय में स्कूल में बढ़ने चाहिए। शाहाबाद के पास के ही कुछ गांवों खुशहालपुरा व शुगरा की स्थिति को देखकर लगता है कि यहाँ पर बसने वाले शहरिया लोगों में अपनी उन्नति के प्रति कुछ जागरूकता आई है। इसका अंदाजा इनके रहन सहन के स्तर व इनके बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जाने से लगाया जा सकता है। कस्तूरी इस जनजाति की पहली लड़की है जो आज बीए में पढ़ रही है। आपका क्या नाम है? कस्तूरी सहरिया। आप किस गांव की रहने वाली हैं? मैडम नया गांव की। आप नया गांव की रहने वाली हैं। आप इस सहरिया जनजाति में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी छात्रा हैं। कैसा लगता है आपको ऐसा सोचकर? अच्छा लगता है मैडम, जब कोई तारीफ करता है और सब बोलते हैं कि सहरिया समाज में पहली लड़की है। अभी आती है थोड़ी। अभी आपने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त कर ली है? अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है मैडम। स्नातक प्रथम वर्ष का हाँ। परीक्षा दे चुकी हैं आप। और आगे आप कहाँ क्या करना चाहती हैं? आगे पढ़ना चाहती हूँ और अफसर बनना चाहती हूँ। लेकिन आपको इस शिक्षा के लिए किसने प्रोत्साहित किया? माता पिता ने भी, साहब ने, एडीएम साहब ने भी और हमारी वार्डन ने भी। हॉस्टल से मिल जाता है मैडम 800 रुपये। अच्छा। किताबों के लिए और ड्रेस के लिए। अच्छा। और खाने पीने का सब हॉस्टल से होता है। आप हॉस्टल में रही हैं? हॉस्टल में वहाँ और भी बहुत लड़कियाँ रहती हैं। हाँ। और आपके गांव के और भी बच्चे पढ़ने जाते हैं क्या? यहाँ हॉस्टल में बहुत सारे पढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा। नहीं, गांव में जो छोटे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, वो भी पढ़ने जाते हैं क्या? जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? स्कूल है यहाँ पे तक, सभी पढ़ते हैं उसमें। सभी पढ़ते हैं। हाँ। आप पढ़ करके आगे अपने गांव के लिए या कुछ करना चाहती हैं? गांव के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए करना चाहती है। कस्तूरी का आत्मविश्वास व लगन यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रही अन्य लड़कियों के प्रोत्साहन का कारण तो है ही, साथ ही एक उज्जवल भविष्य की ओर इंगित कर रहा है। सहरिया जनजाति में शिक्षा के लिए विशेष प्रयास सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की गई है और छात्रावास बनाए गए हैं जो शाहबाद, केलवाड़ा, घट्टी, बारां, नया गांव, समरानिया, बेंटा, भंवरगढ़, गरडा व रेरावन में हैं। छात्रावासों में सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। आज भी इनकी आय का साधन कृषि व जंगल हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इनके पास अपनी जमीनें तो हैं, लेकिन सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इन्हें वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जो सिंचाई के साधन इन्हें उपलब्ध हैं, वे खेती के लिए पर्याप्त नहीं हैं। गर्मियों में ज्यादातर कुएं सूख जाते हैं और फिर इन्हें मजदूरी के लिए 140 किलोमीटर दूर कोटा जाना पड़ता है। इस गांव में प्रतिवर्ष चैत फसल काटने के वक्त बच्चों के माता-पिता बच्चों की परीक्षा छुड़वाकर उन्हें भी अपने साथ चैत फसल काटने के लिए 2 महीने खेतों पर लेकर चले जाते हैं, जिससे इनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चे हमरे जाते हैं लोग जब में कोई बात की वो नहीं है कि बच्चे को कछु भी मिलता है, खा पी के किताब के उसकी कोई व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था नहीं। हम चैत काटने चले जाते हैं तो हमारे बच्चे ने कैसे छोड़ के जाओ हम? इनके भी तो कोई साधन होगा तभी तो माँ बाप छोड़ के जाएंगे, उनके भी तभी तो परीक्षा लगाएंगे, तभी तो बच्चे सक्षमत होंगे। कैसे होंगे बच्चे? आप कहते हैं कि पढ़ाओ, कैसे पढ़ा अभी ने जो बताओ? अभी भी 5वीं तक के बच्चा बच्ची हमरे इधर उधर डोले फिर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं जी। अगर हमरे 8वीं तक को स्कूल हो और वो बच्चे को साधन हो जाए तो बच्चे ताकि ताई रुके रहे ना। सरकार द्वारा सहरियाओं के विकास के विभिन्न कार्यक्रम तो चलाए जा रहे हैं और इनका लाभ भी इस जनजाति को प्राप्त हो रहा है, परंतु कई 100 वर्षों तक जंगलों में निवास करने की वजह से ये जनजाति बहुत पिछड़ गई है और इनके विकास में कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा देश के 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 75 ऐसी जनजातियों के समूहों का चयन किया गया है जिनका जीवन स्तर आर्थिक व सामाजिक हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इन सभी को जरूरत है विशेष सुरक्षा व विकास की, और ऐसा ही प्रयास
हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। ऐसी जनजातियों को प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। केंद्र सरकार की मदद से शाहबाद, बारां व किशनगंज में सहरिया जनजाति के उत्थान के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके लिए 100% आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आप श्री R.K. शर्मा जी, कलेक्टर जिला बारां हैं। बारां जिले की 8 तहसीलों में से 2 तहसील किशनगंज और शाहबाद सहरिया बाहुल्य क्षेत्र हैं। सहरिया जनजाति राजस्थान की काफ़ी पिछड़ी जनजातियों में से एक है। वास्तव में इनके शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए काफ़ी कुछ काम हुआ है और काफ़ी कुछ काम करना भी बाकी है। इनका सामाजिक स्तर, इनका आर्थिक स्तर और जीवन के स्तर को उठाने के लिए भारत सरकार के माध्यम से राजस्थान सरकार ने समय समय पे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई है। सहरिया विकास परियोजना के अंतर्गत अब तक 10 करोड़ रुपए से कुछ अधिक राशि हमें प्राप्त हुई है, जिसमें से 9.5 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से हमको 5 करोड़ रुपए सहरिया अभिनव योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए थे। वो राशि भी हमको 31 मार्च 2002 तक व्यय करनी है और इनके इस तरह से व्यय करनी है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग और अधिक से अधिक गुणवत्ता उस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो सके। सहरिया विकास परियोजना के अंतर्गत सहरिया स्कूल्स, सहरिया छात्रावास, सहरिया क्षेत्र में एनीकट्स, सहरिया क्षेत्र में स्कूल बिल्डिंग्स और भवन बनाए गए हैं। आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, वहीं पे इनके रहने की व्यवस्था की गई है। सहरिया विद्यालयों में सहरिया छात्र और छात्राओं को पढ़ाने के लिए मोस्टली हम सहरिया अध्यापकों को ही रख रहे हैं। सहरिया छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को वहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई, चिकित्सा सुविधा, रहने की सुविधा, मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म, ये सब हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और साल में 2 बार हम उनको शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं। जब तक सहरिया खुद एक आत्म केंद्रित होकर के इस तरह का निर्णय नहीं लेंगे कि उनको अपना जीवन स्तर सुधारना है, तब तक जैसा कि अपेक्षित परिवर्तन हम उनके सामाजिक स्तर में चाहते हैं, वो तब तक नहीं हो पाएगा। इस चीज़ के लिए उनका ओरिएंटेशन चेंज करना बहुत आवश्यक है और उस ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए हम समय समय पर कैंप लगा रहे हैं। उनको इस तरह से उनका स्तर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके वैचारिक भिन्नता उनमें आए, एक वैचारिक परिवर्तन आए, उसके बाद ही उनका सामाजिक स्तर जो है वो सुधर पाएगा। सहरिया जनजाति की 15% आय कृषि के द्वारा, 55% आय खेतों में मजदूरी के द्वारा व 20% आय का स्रोत यहाँ के घने जंगल हैं। इससे ये अनुमान स्वतः हो जाता है कि इन मजदूरी करने वाले सहरिया लोगों का पूरा शोषण किया जाता है। सहरियाओं के शोषण से मुक्ति के लिए काश्तकारी अभियान सन 2000 के अंतर्गत नॉन सहरिया एक्ट की धारा 42 के अनुसार ये पाबंदी लगाई गई है कि न तो सहरिया अपनी जमीनें बेच सकते हैं और न ही इनसे कोई जमीनें गिरवी रखवा सकता है। ऐसी शिकायतों के लिए कड़े दंड की भी व्यवस्था की गई है। इस तहसील में आने वाले सभी सहरिया गांव के लोगों के पास करीब 15 बीघा जमीन अपनी है, जो सरकार द्वारा इन्हें दी गई है। इससे काश्तकारी अभियान की सफलता की झलक देखने को मिलती है। सहरिया जनजाति के विकास हेतु सिर्फ सरकार ही नहीं प्रयास कर रही, वरन लोक जुम्बिश व सिकोई डिकॉन जैसी गैर सरकारी संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं, जो सरकार द्वारा बनाई गई विकासी योजनाओं के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। हमने सबसे पहला काम जो इस इलाके में किया वो जन चेतना का काम किया और जन चेतना के तहत हमने यहाँ पर लोगों में गांव-गांव में जाकर के, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के इस खासतौर पे इस जनजाति के लोगों के साथ हमने बैठ कर के मोहल्ला बैठकें की, उनके साथ बातचीत करी कि आपके पिछड़ने का कारण आप क्या समझते हैं। आपका और हमारा एक ही खून है, एक ही रंग है, फिर आप इतने पिछड़े हुए क्यों हैं। एक ही गांव के अंदर जहां सहरिया रह रहे हैं, वहीं पर किराट जाति के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, दूसरे लोग हैं, वो आगे बढ़े हुए हैं, आप पीछे क्यों हैं। अगर आज 5 बीघा ज़मीन आपके पास है, 5 बीघा ज़मीन उसके पास है, तो उनके बच्चों में और आपके बच्चों में ये फ़र्क क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है। इस तरह के सवाल जब हमने कम्युनिटी के साथ किए, तब उन्होंने भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं, और ये सीधा सीधा उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम शिक्षित नहीं हैं। सरकार व अन्य संस्थाओं ने तो इनके विकास के लिए प्रयास आरंभ कर दिए हैं, परंतु यहाँ के लोगों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए
स्वयं में आत्मविश्वास जागृत करना होगा। आपने शिक्षा प्राप्त करी है? ये किस क्लास तक? 8वीं। 8वीं के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? घर में समस्या चल रही। कैसी समस्या? ऐसे कि एक दिन जाते मजदूरी करने, एक दिन नहीं जाते। ऐसे घर वालों ने बटान ले, घर में करने वाला कोई नहीं था, मैं ही बड़ा मैं ही था, इसलिए घर वालों ने बटान लिया। और आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे? नौकरी दिलवाए। 8वीं 10वीं वाले लड़के बैठे हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं लगवाए। सरकारी प्रयासों के कारण सहरियाओं को काफी राहत मिली है। सरकार भी इनके विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सहरिया स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए सहरिया अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाती है। इस जनजाति के विकास हेतु सहरिया विकास अभिकरण गठित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 100% आर्थिक सहायता मिल रही है। सहरियाज एक्चुअली जंगल में रहने वाली कम्युनिटी थी, तो पहले तो इनको जंगल से गांव में लाना और फिर गांव में इनको गांव की विकास धारा से जोड़ना, 2 स्टेप थी। तो एक स्टेप में सफलता तो मिल गई है कि इनको जंगल से हम गांव में ले आए हैं और गांव में बसा करके इनको हमने गांव के साथ दूसरे विकास चीज़ों से जोड़ने का प्रयास किया है। 1978 से यहाँ स्पेशली सहरिया परियोजना शुरू कराई गई थी। केवल सहरियाओं को जो ज़्यादा पिछड़ गए थे उनको समाज के दूसरे पहलुओं से बराबर लाने के लिए प्रयास किए गए हैं 1978 से। इनको वेजेस भी प्रॉपरली पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल ऐसी समस्या नहीं है। पीटीजी के तहत ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, तो इनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इनको लोन दिया जाता है और इरिगेशन के साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं और बीज वगैरह का भी, अच्छे बीज अच्छे खाद का भी इनको वितरण किया जाता है, जिससे कि इनकी अभिरुचि खेती में बढ़े। क्योंकि इनिशियली ये खेती नहीं करती थी कम्युनिटी, इनिशियली ये जंगल से जड़ी बूटियाँ, शहद, गोंद और दूसरी जंगली चीज़ें ला करके बाज़ार में बेच करके अपना गुजारा करती थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि ये गांव में बस करके खेती पर इनका रुझान हो गया है जी। तो खेती के विकास के लिए भी हमारी पीटीजी में स्कीमें हैं, इनके शैक्षिक स्तर को इम्प्रूव करने के लिए भी पीटीजी में स्कीम है। जगह जगह हॉस्टल चला रखे हैं। हमारी इस क्षेत्र में भी इस समय 9 हॉस्टल तो चल रहे हैं जी। और 4 हॉस्टल बन के तैयार हो गए हैं। अगले साल में हम 13 हॉस्टल शुरू कर देंगे। एक बहुत बड़ा स्कूल यहाँ और बढ़ रहा है शैक्षिक स्तर को इम्प्रूव करने के लिए। सहरिया हिंदी, अवधी व ब्रज की मिली-जुली भाषा बोलते हैं। ये भगवान में विश्वास रखते हैं। भगवान को ये सृष्टि का निर्माता मानते हैं और उसे हमेशा स्मरण किया करते हैं। इनके घरों में विशेष पूजा स्थल नहीं होता है, परंतु हनुमान, शीतला माता, सरदारा भाई, नाहरदेव आदि को ये भगवान के रूप में याद करते हैं। गांव के पास एक चबूतरा बनाकर उस पर सिंदूर से पुते पत्थर को स्थापित करते हैं और इन्हीं पत्थरों को ये हनुमान व अन्य देवी देवता मानकर पूजते हैं। चेचक की दशा में तथा गांव को बीमारी से बचाने के लिए माता की पूजा की जाती है। टाइफाइड फैलने पर मोती सिंह की पूजा होती है। सर्प के काटने पर तेजा जी का पूजन करके मुक्ति पाने की धारणा है। इस जनजाति में महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से देखा जा सकता है। धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में लड़के लड़कियों को घुल मिलकर बातें करते देखा जा सकता है। ये जनजाति पर्व व मेले बड़ी धूमधाम से मनाती है। प्रतिवर्ष मई के माह में मनाए जाने वाले आका तीज के मेले की छटा कुछ अलग ही होती है। सहरियाओं द्वारा इस मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। इस मेले में इनकी संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। सहरिया जनजाति की विभिन्न समस्याओं में आर्थिक समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें वनों एवं भूमि से संबंधित समस्या, ऋणग्रस्तता,
साहूकारों एवं महाजनों द्वारा शोषण मुख्य हैं। सामाजिक समस्याओं में पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, अशिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। सरकार इस जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावहारिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और उसका ये संकल्प रहा है कि इस जनजाति के लोगों को इतना आत्मनिर्भर बना दिया जाए ताकि ये दूसरों के मुहताज न रहें। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार द्वारा सहरिया विकास परियोजना के अंतर्गत शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार आदि क्षेत्रों में विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष सरकार विभिन्न योजनाएं बनाकर करोड़ों रुपए व्यय कर रही है ताकि ये जनजाति हर तरह से सक्षम हो सके। अब इस जनजाति में आत्मविश्वास की झलक देखी जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार के प्रयत्न इस जनजाति को स्वावलंबी बनाने में सहायक हो रहे हैं। यदि इन्हें शिक्षा, सुरक्षा, आय के स्रोत व संसाधन प्रदान किए जाएं, तो ये आने वाले वर्षों में हमारी ही तरह उन्नति कर समाज में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? बेस की। किस गांव के हो? सुगरा की। किस जाति से हो? सहरिया। पढ़ने गए हो कभी? हाँ। कहाँ तक पढ़े? तीसरी तक। आगे नहीं पढ़े? क्यों छोड़ी पढ़ाई? मेरी मम्मी ने नहीं पढ़ने दी। यहाँ पे क्या करती है? बच्चा बच्ची पढ़ने के लिए आते हैं, उसको खाना करते। खाने में क्या क्या बनाते हैं? दाल बाटी। और कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? 30। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि इसकी बाउंड्री खींचनी चाहिए और ये स्कूल बनना चाहिए और वो रसोई करते थे कमरा बनना चाहिए रोटी करने के लिए। माँबाड़ी केंद्रों पर 3 सहरिया महिलाओं की नियुक्ति खाना बनाने के लिए की गई है। उन्हें 300 रुपए प्रतिमाह मिलता है। सहरियाओं के बच्चों के लिए वर्तमान में चल रहे 10 माँबाड़ी केंद्र पूरे नहीं पड़ रहे हैं। सहरियाओं का कहना है कि ऐसे और केंद्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हर बच्चा उसमें नामांकित किया जा सके। बारां जिले के अधिकारियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों का विचार है कि सरकार द्वारा मिल रही सहायता से सहरियाओं की जीवन शैली में काफी परिवर्तन आया है और सहरिया जनजाति के लोग प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। इनके इलाकों में चलाई जा रही इन विभिन्न परियोजनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि इनमें उत्थान के लिए आशा की किरण जागृत हो चुकी है और अब ये जनजाति पहले की तरह अपने को बेसहारा नहीं समझती।